हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। सो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 जो कि है एनसीईआरटी से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल का मतलब आप लोगों को पता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, बिल्कुल बेसिक यूनिट लाइफ। क्या है मतलब बेसिक, जो सबसे छोटी आप यूनिट कह सकते हो जिसमें लाइफ हो, वो कौन सी है? वो हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में, वो है सेल। सेल के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल में होता क्या क्या है और उसका फंक्शन क्या होता है, प्लांट सेल्स कैसी होती हैं, एनिमल सेल्स कैसी होती हैं, यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं और डिटेल में हम स्टार्ट करते हैं। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में ही समझ में आता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें हिंदी में ही समझ में आता है। तो हम दोनों में ही पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये तो हमने समझ लिया, फंडामेंटल मीन्स होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी यूनिट जो जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो लिविंग होती है और जो जिससे हमारी बॉडी में या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में फंक्शन हो रहा है, वो कुछ काम कर रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या हुआ था, एक कहानी की तरह हम स्टार्ट करेंगे इसको। इंग्लिश भी पढ़ते जाएंगे साथ साथ और हिंदी भी पढ़ते जाएंगे। एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पढ़ाई में आपकी, जो भी आप अगर मतलब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब में ये एनसीईआरटीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembles the structure of a honeycomb. तो जो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एग्जामिन किया एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को। स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होता है? तो जो ट्री जैसे ये ट्री है, अब इसका जो ये वाला पोर्शन है, इसमें जो इसकी जो लेयर होती है, इसको हम कॉर्क कह सकते हैं। ओके, मतलब एक लकड़ी के टुकड़े को उन्होंने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में। कहाँ किया? माइक्रोस्कोप में। जो माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज़ किया वो था सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप। सो ये जो डिटेलिंग है ये जनरली बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती है, बट अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है। उसमें पूछ लेते हैं कि सेल को किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। किस पे किया? तो स्लाइस ऑफ कॉर्क पे किया उन्होंने। ओके, और कौन से ईयर में किया? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्लाइस ऑफ कॉर्क में ये एग्जामिन किया। तो उन्होंने क्या देखा जब वो एग्जामिन कर रहे थे यहाँ पे अपने माइक्रोस्कोप में? तो उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क में, लकड़ी के टुकड़े में क्या देखा? सो ही सॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता टाइप का उन्होंने स्ट्रक्चर देखा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा हो तो कुछ इस तरीके का दिखता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, कंपार्टमेंट टाइप के होते हैं। ओके, तो उन्होंने उस मधुमक्खी को छत्ते को देखा जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। ओके, तो कॉर्क मैंने आपको बता ही दिया था, कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ओके, तो यही इसमें लिखा है। दिस वॉज द ईयर 1665। तो ये ईयर कौन सा था? 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्जर्वेशन किया अपने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप पे। ओके, सो रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस, इन कंपार्टमेंट जो उन्होंने देखे इसमें हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इन बॉक्सेस को क्या नाम दिया? जो उन्होंने बॉक्सेस देखे इनको क्या नाम दिया उन्होंने? सेल नाम दिया। और सेल को हम लैटिन में क्या कहते हैं? लिटिल रूम्स। लैटिन एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, वैसे ही लैटिन भी होती है। तो उसको लैटिन में इसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। तो इसको इन्होंने क्या दिया नाम? सेल। ओके,
आप लोगों को लग रहा होगा कि इन्होंने, ये रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े पे एक स्ट्रक्चर देखा छोटा सा, उसको सेल नाम दे दिया, ये तो छोटी मोटी बात हो गई। पर उस टाइम में जब 1665 में ये बहुत बड़ी बात थी कि एक ये मतलब ये इंसिडेंट जो था बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया हिस्ट्री ऑफ साइंस में। पूरी साइंस की जो हिस्ट्री है इस इवेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट माना गया, क्योंकि ये पहली बार था, इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम that someone have observed a living unit, जो उन्होंने किसी ने लिविंग थिंग को बताया कि एक छोटी सी ऐसी लिविंग थिंग होती है जिसमें यूनिट होते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं, सेपरेट यूनिट होते हैं। सो हम पढ़ेंगे अब, और इस सेल के बारे में फिर और साइंटिस्ट आए, इन्होंने और डिस्कवरीज़ की, बताया इस सेल में ये होता है। उसको आप डिटेल में 11th क्लास में पढ़ोगे, 9th में तो इतना डिटेल में नहीं है। 9th में तो सिर्फ आप सेल के बारे में, सेल्स में क्या क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, बस छोटा मोटा सिर्फ उतना ही पढ़ोगे। डिटेल में इसको आप 11th क्लास में आई थिंक पढ़ोगे। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं। What are living organism are made up of? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे मिल के बने होते हैं, तो इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, तो हमें वो पढ़ना है। एक्टिविटीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सारे लोग इनको स्किप कर देते हैं, बट एक्टिविटीज़ हमें बहुत कुछ समझाती हैं, सो डोंट स्किप। एनसीईआरटी की तो आपको एक एक वर्ड करके अच्छे से पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। तो हमें क्या लेना है एक्टिविटी में, आप ये एक्टिविटी घर पे करें, स्कूल में करें, डजेंट मैटर, बट आपको करना है। बहुत पढ़ाई करके आप जब बोर हो जाए तब करें, इट्स सो इंटरेस्टिंग। तो हमें क्या लेना है, एक स्मॉल पीस ऑफ अनियन लेना है, अनियन प्याज में से, ओके, छोटा सा पीस लेना है उसका, विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। अगर आप लैब में जाते रहते हैं तो आपको पता ही होगा फोर्सेप्स क्या होते हैं। फोर्सेप्स कुछ इस तरीके का होता है, जिसको हमें पकड़ के यहाँ पे इस तरीके से आप अनियन को ले सकते हैं। ओके, छोटा सा पीस ले सकते हैं अनियन का। सो उसमें से हमें क्या लेना है, वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम कॉनकेव साइड इन अ लेयर ऑफ द अनियन। तो हमें क्या करना है, जैसे ये अनियन है, तो इसका हमें इतना पोर्शन कट करना है। अब जो इसके अंदर वाला पोर्शन होगा, तो इसमें एक लेयर होती है, बहुत पतली पतली सी लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ओके, इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, हमें वो चाहिए है। ओके, तो एपिडर्मिस लेंगे हम कॉनकेव साइड से अनियन की, और उसको इमिडिएटली हमें कहाँ रख देना है, इमिडिएटली वी हैव टू पुट इट इन अ वॉच ग्लास में हमें इसको पुट कर देना है, जिसमें पानी भरा हो। ओके, तो इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस विल प्रिवेंट, जो पानी में रखने से क्या होगा, जो पील हमने एपिडर्मिस का निकाला है वो ड्राई नहीं होगा और ना फोल्ड होगा। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड क्या होती है, ग्लास स्लाइड कुछ ग्लास की ही बनी होती है। अगर आपने लैब में गए हैं तो कुछ इस तरीके की ग्लास स्लाइड होती है। इसमें हम यहाँ पे अपना जो एपिडर्मिस का पार्ट है वो रखेंगे, फिर उसके ऊपर से एक और ग्लास स्लैब रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे। ओके, तो इसमें इन्होंने क्या दे रखा है कि हमें इसमें अपना ग्लास स्लाइड रखना है, और पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, और उसमें हमें अपना पानी डालना है और एक ड्रॉप, और ट्रांसफ़र कर देना है एक स्मॉल पीस पील का। ओके, जो हमने पील निकाला था, जो पानी में रखा था, उसका रख देना है। मेक श्योर द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, और जब हम इस पील को स्लाइड पर रखेंगे तो ये बिल्कुल फोल्डेड नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। स्लाइड में हम इसको रखेंगे तो पील बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, कहीं से फोल्डेड नहीं होना चाहिए। ओके, और उसके बाद क्या है, द मेक श्योर द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू
हेल्प ट्रांसफर द पील। सो हमें एक कैमल हेयर ब्रश का यूज़ करते हुए उसको रखना है, उसको फ्लैट कर देना है। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाई कवर स्लिप। ओके, तो इसमें हमें सेफ्रेनिन का सोल्यूशन डाल देना है और इस पर उस पीस को कवर कर देना है कवर स्लिप से। कवर स्लिप एक छोटी सी लाइक ग्लास स्लैब होती है, वो थोड़ी थिक होती है। कवर स्लिप बहुत थिन सी होती है। ओके, तो आप लैब में जब जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। इसमें डायग्राम्स ही दे रखे हैं, सो सॉरी आई कांट हेल्प यू आउट इन दैट। जितना मैं आपको बना के बता सकती हूँ वही मैं बता रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कवर स्लिप आपको कैसी दिखती है आप गूगल कर सकते हैं। ग्लास स्लैब कैसी दिखती है उसको गूगल कर सकते हैं, तो आपको छोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। या आप यूट्यूब पे इसका पूरा एक्सपेरिमेंट सर्च कर सकते हैं, आई थिंक मिल जाएगा आपको। ओके, तो उसके बाद क्या है, to avoid air bubbles while putting cover slip with the help of mounting needle। आप जब कवर स्लिप को मतलब रख रहे हो ग्लास स्लैब के ऊपर तो आप एक अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं और टेम्प्रेरी माउंट पील प्रिपेयर कर सकते हैं। उसको मतलब पूरी ग्लास स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, फिर इसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया हो। बस आपको एक ऑनियन का पीस लेना है और उसको फोर्सेप्स की हेल्प से उसका जो इनर मोस्ट एपिडर्मिस है उसको निकाल लेना है। ओके, उसके बाद उसको बिना फोल्ड हुए उसको पानी में रख देना है, या उसको पानी में रख देना है। फिर उसको बिना फोल्ड हुए आपको ग्लास स्लाइड बनानी है, एक ग्लास स्लाइड बनानी है, उसमें इसको रखना है। आप हेयर ब्रश का हेल्प ले सकते हैं इसको फ्लैट करने के लिए। फिर उसके ऊपर आपको एक छोटी सी कवर स्लिप, छोटा सा ग्लास स्लैब होता है, इसको रखना है। उसमें एयर बबल्स ना आए इसके लिए आपको अपने टीचर्स की हेल्प ले लेनी है, या फिर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर उसको माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रख देना है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको जो आपकी लैब्स होती होंगी उसमें होगा। आप अपने स्कूल जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पूछे तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़रूर दिखाएंगे वो। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, तो ये यहाँ पे आई पीस होता है, यहाँ से हम आई के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या स्लाइड कुछ यहाँ रखी जाती है इस जगह पे। ओके, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड, माइक्रोस्कोप स्लाइड। ओके, तो ये हमारे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीचे से बेस से स्टार्ट करते हैं। तो आई पीस तो ये हो गया बेस। ये जो इस तरीके का शेप दिख रहा है ये बेस कहलाता है। इस पे पूरा माइक्रोस्कोप का वेट होता है। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग जिससे माइक्रोस्कोप पूरा इसको वेट झेलना होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है मिरर। तो यहाँ पे एक मिरर लगा होता है जिसकी यहाँ से सनलाइट आती है और ये इमेज क्रिएट करती है यहाँ पे, जिसके थ्रू हम आँख यहाँ पे अपना आई प्लेस करके यहाँ पे जो हमारी जो भी स्लाइड है उसमें देखते हैं स्ट्रक्चर्स। ओके, जो भी जिस तरह की भी आप स्लाइड देख रहे हैं उसके बारे में हम इधर देखते हैं। ओके, और ये है स्टेज। जैसे हम स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए स्टेज होता है ना, तो उसके लिए भी एक स्टेज है। तो जिस चीज़ यहाँ पे स्लाइड रखी जाती है उसको स्टेज बोलते हैं। ओके, मिरर, कंडेंसर। ओके, ये माइक्रोस्कोप स्लिप, यहाँ पे स्लिप ऐसे रखी जाती है। ओके, और ये क्लिप्स यहाँ पे कुछ 2 क्लिप्स होती हैं जिससे जो स्लिप हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप स्लाइड रख रहे हैं तो वो क्लिप्स के थ्रू यहाँ पे होल्डेड रहे। ओके, तो इस वाले में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बॉडी ट्यूब कहते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये। ओके, कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट, ये भी इसके नाम से पता चल रहा है। कोर्स एडजस्टमेंट मतलब जब हमें बड़ा कुछ एडजस्ट करना हो पूरा स्लाइड लें तो कोर्स एडजस्टमेंट को से रोटेट करना होता है। और फाइन एडजस्टमेंट में जब हमें माइन्यूट चीज़ें थोड़ा सा बस इधर का दिखना हो या स्लाइड पूरे स्लाइड में देख रहे हैं ना, तो फाइन जब एडजस्टमेंट करना हो तो हम इसको रोटेट करते हैं। ओके, ये यहाँ पे कुछ इस तरह की आर्म होती है, ये आर्म, ये आपको आर्म दिख रहा है,
आर्म से हम क्या करते हैं, इस माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं। कहीं माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह उठाना है तो इस आर्म की हेल्प से ही हम इसको उठाते हैं। ओके, उसके बाद आता है ऑलमोस्ट सभी हो गया है, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी आपको अगर आगे चैप्टर्स में आया तो मैं वो भी पढ़ाऊँगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनरली यूज़ किया जाता है स्कूल में और भी सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ओके, बहुत ही हेल्पफुल होता है। पहले जब ये सब माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे तो बहुत ही साइंटिस्ट को बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो इतनी जल्दी डिस्कवरीज नहीं कर पाते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम पढ़ेंगे वाई डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट। सो ये सेल्स ऑफ अनियन पील हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके की सेल्स हमें नज़र आएंगी। ये मैंने जैसे बोला था ना हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, पूरे मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। ठीक है, तो इनको सेल्स हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर को, और इतनी सारी हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स बोलेंगे हम। ओके, और ये इनमें जो सेंटर में है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ओके, तो ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब क्या है, we can try preparing temporary mount of peels of onion different sizes. What do we observe? Do we see similar structure or different structure? तो ये क्या कह रहे हैं कि हम अगर ऑनियन पील्स के डिफरेंट साइज़, मतलब बड़ा ऑनियन छोटा ऑनियन के अगर हम ऐसे मतलब सबको ऑब्जर्व करें तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। जैसे ये जो स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है ऑनियन का, ये सब ऑनियन में सेम दिखेगा या अलग अलग दिखेगा? सो ऑब्वियसली सेल्स सब जो जैसे अनियन की सेल्स हैं तो सारी अनियंस में सेम होंगी, चाहे ऑनियन का साइज़ बड़ा हो या छोटा हो। ओके, अगर प्लांट सेल है और एनिमल सेल है तो वो अलग अलग हो जाता है। जैसे प्लांट पानी हवा पे जीता है और इंसान जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट को खा के जीते हैं या फिर दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को खा के जीते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो वो अलग अलग होंगी। बट अगर प्लांट्स में अगर देखा जाए तो सारे प्लांट्स की सेल्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं और सारे एनिमल्स की सेल्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ओके, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ओके, तो हम देखेंगे व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है सब जगह सेम ही होता है, और एक साथ जब ये स्ट्रक्चर सारे छोटे छोटे आ जाते हैं तो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? ऑनियन बल्ब को बना देते हैं। ये सेल्स ही तो मिलके ऑनियन को बना रही है पूरा। We find from this activity that onion bulb of different size, जो मैंने आपको भी बताया वही इसमें है कि साइज़ कैसा भी हो, छोटा बड़ा, सारी सेल्स उसमें सेम होगी। These small structure that we see are basic unit of an onion bulb. Okay, तो ये बेसिक यूनिट सेल है ऑनियन बल्ब का। ये आप एक छोटी मोटी रीडिंग करके समझ सकते हैं। जो भी मैंने अभी बोला उसका ही ये पूरा समरी कह सकते हैं हम। Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells. Yes, जो onions अकेला नहीं, जो जिसमें cells होती हैं, सारे जितने भी organism होते हैं सब में cells होती हैं। There are single cell organelles and that live on their own. सो मैंने क्या बताया, जो भी हम जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं सब सेल से मिलके बने होते हैं। सो ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं जो भी मतलब लिव कर जीते हैं ऑन देयर ओन। तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कौन से सिंगल सेल्ड होते हैं आगे चैप्टर्स में। ओके,
अब हम सेल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब। सो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ये हमने पढ़ ही लिया है। आगे इसके बाद क्या है, ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप Leeuwenhoek in 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in a pond water for the first time. So जो Leeuwenhoek थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर इन्होंने डिस्कवर किया था। ये जो नाम आप देख रहे हो रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहुक, ये सब नीट के क्वेश्चन, नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो याद रखिए। ओके, ल्यूवेनहुक ने किस में किया था, 1674 में। ओके, और रॉबर्ट हुक ने सेल कब डिस्कवर की थी, 1665 में। ओके, तो थोड़ा टाइम के बीच बाद की थी। ओके, लिविंग सेल्स इन्होंने कहाँ डिस्कवर की थी, पॉन्ड वाटर में। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। कब, 1831 में। सो ये सब सेल्स कब डिस्कवर हुई थी, 1665, 1674 में। और जो न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है वो आप देखिए कितने टाइम बाद, 16 से 17-18 के बाद न्यूक्लियस का पता चला कि सेल में कुछ न्यूक्लियस नाम की चीज़ भी होती है। ओके, उसके बाद पुरकेंजी इन 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो ये सब जो सेल्स के अंदर होती हैं ये सब चीज़ें कितने टाइम बाद डिस्कवर हुई, तो ये इसमें मोर टू नो में बताया जा रहा है। ओके, तो पुरकेंजी थे, आप ही इनको एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि पुरकेंजी थे, रॉबर्ट ब्राउन थे, किसने क्या डिस्कवर किया, कौन से ईयर में। तो ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस सेल के बारे में ही लिखना पड़ेगा, तो वो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है और आप नहीं बता पा रहे हैं क्लास में तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, तो जो पुरकेंजी थे उन्होंने 1839 में कॉइन किया था टर्म प्रोटोप्लाज्म। पुरकेंजी ने 1839 में टर्म किया था ये प्रोटोप्लाज्म। फिर आई थी सेल थियोरी। सेल थियोरी में बताया जाता है बहुत सारी सेल के बारे में कि सेल कैसी होती हैं, कहाँ क्या प्रेजेंट होता है और किसने क्या किया, ये सब सेल थियोरी आगे चैप्टर में होगी तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी आपको। ओके, दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ cells that cell is basic unit of life was presented by two biologists. okay, तो सेल थियोरी में इसमें बताया गया है, छोटा सा शॉर्ट में बताया गया है, वैसे सेल थियोरी डिटेल्ड है जो आपको आई थिंक 11th में पढ़नी पड़ेगी। तो सेल थियोरी में बस ये बताया गया है प्लांट्स और एनिमल्स कंपोज होते हैं किससे, सेल से, और जो सेल होती है वो क्या है, बिल्कुल बेसिक यूनिट है लाइफ की। ओके, इट वॉज प्रेजेंटेड, सेल थ्योरी किसने दी थी, तो दो बायोलॉजिस्ट ने दी थी जिनका नाम था स्लेडेन एंड श्वान। तो बहुत लोग इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से करते हैं, तो आप स्लेडेन एंड श्वान करके कर सकते हैं। तो स्लेडेन 1838 एंड श्वान 1839। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाई बर्चो। तो जो वर्च्यू थे उन्होंने सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किया और नई नई चीज़ें बताई। उन्होंने क्या बोला, इन्होंने सजेस्ट किया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो उन्होंने क्या बोला, तो सेल थ्योरी में इन्होंने बोला था कि बस प्लांट्स, जो पहले सेल थ्योरी दी थी स्लेडेन एंड श्वान ने, इन्होंने बोला था कि प्लांट्स और एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने होते हैं और ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, बस इतना बोला इन्होंने। और जो वर्च्यू थे इन्होंने क्या बोला कि जो सेल होती है वो हमेशा अपनी प्री एग्जिस्टिंग पुरानी सेल से ही मिलके बनी होती है। मतलब एक सेल होगी, जब वो या ख़राब होने लगेगी या जो भी है
तो वो उससे ही मिलके दूसरी सेल बनती है। कहाँ से आएगी एक सेल? ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इससे ही मिलके दूसरी सेल इसकी बनी होंगी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ओके, with the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of cells and its various organelles। तो आप समझ रहे हैं सेल की डिस्कवरी जब 1665 में हो गई थी, बट इसके जो ऑर्गेनल्स थे और जो वेरियस स्ट्रक्चर्स थे उनको पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल सा हो गया था हमारे साइंटिस्ट के लिए। तो इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ 1940 में, तब जाके पॉसिबल हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं सेल के वो उसको ऑब्जर्व किया जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए। सो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेंस लेड टू डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो जब जो मैग्नीफाइंग लेंस है इसकी डिस्कवरी हुई, उसके बाद पता चला जो माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में, जो सेल्स होती हैं उनके बारे में डिटेल में पता चला। पूरा उनका एक वर्ल्ड सा सामने आया साइंटिस्ट के सामने, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे अमीबा हुआ, काइलोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में हमें पहले इतना डिटेल में नहीं पता था। ओके, सो इट इज़ नाउ नॉन एज द सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, एक सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। इनके अपने तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़े, अमीबा, कैलोमोनास और पैरामीशियम, बैक्टीरिया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ है, ओके। तो जो सिंगल सेल, यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, तो सिंगल सेल जिसमें लग जाएगा तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल आपको पता ही दिया है, अमीबा, कैलोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। और जहाँ ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ये ग्रुप में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो उनको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अकेले प्रेजेंट हैं बिल्कुल, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ओके, तो मल्टीमीस तो आप नाम से ही समझ रहे हैं, मैनी, और यूनिसेलुलर सिंगल से आया है। तो यूनिसेलुलर जहाँ पे भी लिखा हो तो आप समझ जाइए सिंगल की बात हो रही है, सिंगल सेल की बात हो रही है। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। सच एज मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल क्या होंगे, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स। तो इन सब में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल बहुत सारी होती हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें अकेली सेल ही होती है और जो सारा फंक्शन खुद से ही करती है। जो सिंगल सेल्फ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सारे जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो अपने जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उससे करती है। तो यहाँ कुछ टाइप की सेल्स दी गई हैं जो प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो हमारी बॉडी में जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। लंग्स होती हैं, हार्ट होता है, तो सब में अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। अब वो अलग अलग टाइप का काम करती हैं तो अलग अलग टाइप की होती हैं। तो जैसे कौन सी सेल्स होती हैं, नर्व सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन में। ब्लड सेल्स ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होती हैं। ओवम के बारे में अपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा ही होगा।
तो ओवम आगे ओवम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ओवम स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, उससे आगे फीटस जाइगोट ये सब फॉर्म होता है, उससे बेबी फॉर्म होता है आगे चल के। ओके, ये स्पर्म है, ये बोन सेल है, बोन में ऐसी सेल होती है। फैट सेल, जो फैट होता है हमारी बॉडी में, तो उसकी सेल कुछ इस तरह की नज़र आती है। ओके, उसके बाद सिर्फ इतना पोर्शन हम आज कवर करेंगे सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह जो भी है, उसका सेल के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके। सो द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल shape and size of a cell are related to specific function they perform. So जो shape और size होता है सेल का, वो पूरी तरह डिपेंड होता है और लाइक रिलेटेड होता है उसके काम से। जैसे जो सेल जैसा काम करती होगी उसका शेप उस तरीके का हो जाता है, वैसा माना जाता है। ओके, तो सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। ओके, in some cases the cell could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have special typical shape. Okay, so जो अमीबा होता है, अमीबा सिंगल सेल होता है, तो उससे ज़्यादा काम वगैरह तो नहीं करना होता है, तो वो अपना शेप चेंज करता रहता है। बट जो नर्व सेल होती है वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकती है, उसका शेप फिक्स्ड रहता है, पिक्यूलर रहता है, मतलब वैसा ही होता है। ओके, ईच लिविंग सेल हैज़ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टराइज फॉर अ लिविंग फॉर्म। ओके, तो जो बेसिक जो भी सेल होती है तो वो उसके पास इतना पावर होता है कि वो अपना बेसिक काम कर सके। ओके, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि अपना बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सके, जो कि एक लिविंग के होते हैं, इसीलिए उसको सेल बोला गया है। लिविंग होती है क्योंकि उसमें लाइफ होती है। ओके, हाउ डज़ अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन? कैसे परफॉर्म करती है एक सेल अपना बेसिक फंक्शन? उसके पास हाथ पैर तो होते नहीं, जैसे हमारे जो काम होते हैं उसके लिए हम हाथ पैर का यूज़ करते हैं, खाना उठाते हैं, खाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। सेल कैसे ये सब काम करती है? तो सेल, वी नो दैट देयर आर डिवीजन ऑफ लेयर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। तो हमें ये तो पता है कि जैसे हमारी बॉडी है तो उसमें अलग अलग ऑर्गन्स क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, वो अपना अपना काम करती है। जैसे ब्रेन की जो नर्व सेल्स हैं वो ब्रेन को हमें मैसेज, स्टमक हमारे ब्रेन को मैसेज देगा नर्व के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, कि हमें खाना खाना है ना, हमें वॉशरूम जाना है, हमें काम करना है। तो अलग अलग सेल्स हमारी, उनको डिवाइड मल्टी सेलुलर है तो हम डिवाइड कर देते हैं काम की, ये सेल तुम ये काम करो, ये सेल तुम ये काम करो। पर जो सिंगल सेल्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है कि खुद में ही करें, खुद ही एक सेल सारा कुछ करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, ये तो हो ही गया। तो ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट, तो ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है। ओके, जो क्या करता है? ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ओके, अगर हार्ट आपका ख़राब हो जाए या कुछ छोटा मोटा भी प्रॉब्लम आ जाए हार्ट में, जो आपकी बॉडी में पूरा ब्लड ना पहुंचा सके, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ये तो सबको पता ही होगा, हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं। तो हार्ट का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, तो उसका काम कोई और नहीं कर सकता है ना। फिर है स्टोमच टू डाइजेस्ट। स्टोमच का इसमें काम बांटा किस तरीके का गया है ये बता रहे हैं। जैसे हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, स्टोमच क्या कर रहा है? स्टोमच खाना डाइजेस्ट कर रहा है ना। ऐसे ही सारा जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके अलग अलग काम हैं। विदिन अ सिंगल सेल सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेवर इज ऑल्सो सीन विदिन अ सिंगल सेल। तो इसी तरीके का डिवीजन ऑफ लेवर सिंगल सेल में भी होता है। ओके, in fact in such cell has got certain specific component within it known as cell organelles। तो उसमें क्या होते हैं? एक सिंगल सेल होगी तो उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके अंदर।
क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि अब उनका अलग अलग काम होता है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जो अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल होंगे, उनका एक अपना काम होता है, स्पेसिफिक काम होता है, स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर न्यू मटेरियल बनाना, क्लीनिंग अप, सेल की क्लीनिंग अप करना वेस्ट मटेरियल से जब भी, ओके, फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन, जो भी बेसिक काम होते हैं उसका सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, ऐसे ही एक सिंगल सेल में भी सारे काम होते हैं, उसके ऑर्गेनेल्स करते हैं जो उसके अंदर होते हैं, ओके। These organelles together constitute basic unit called cell। तो इन्हीं सारे organelles से मिलके basic unit of cell बनता है। इन organelles के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। It is interestingly that all cells are found to have same organelles। no matter what their function is or what organism they are found in। सो जो सेल ऑर्गेनेल्स हो, सेल जो जितने भी सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो या फंक्शन कर रहे हो, बट उनका शेप साइज़ डिफ़र कर जाता है उनके काम से, ओके। पर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, ओके। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 36 मिनट का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो, कुछ आपने नया सीखा हो और आप चाहते हैं मैं इसी तरीके का वीडियो बनाते रहूं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाएंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे, व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सेल, ओके। तो आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching.